कानून की नज़र में छोटे बच्चों की परवरिश करने के हक का मामला या उनकी माओं के पास मौजूद रहना वाज़े परवरिश का हक माँ को देता है। ये हक कानून में भी लिखा जा चुका है। इसमें किसी किस्म के हुक्म जारी करने की ज़रूरत नहीं। सलाहियत ना होने की बिना पर अदालत के हुक्म की ज़रूरत है। सरपरस्त को बच्चों से ना मिलवाना भी एक जुर्म है। यही मुजरिमों वाला काम दलील बनेगा और उससे परवरिश की जिम्मेदारी छीन ली जाएगी। मोहतरमा सना साहिबा, मुझे इस कंपनी के तमाम अंदरूनी और बैरूनी मामलात देखने होते हैं। इसके अलावा भी यहाँ के और बहुत काम है। और मोहतरमा, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ के कवानीन और शराइत पर अमल किया जाए। इसी वजह से ना तो मेरे पास इसके लिए वक्त है और ना मेरे फराइज में है कि मैं अपने काम छोड़कर इस बारे में सोचता रहूँ। मजीद अपनी ही गलती की वजह से, जो आप जानती हैं, निकाला जा रहा है, और ये कि बाद में क्या होगा इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अगर कभी जंग में आपका कोई आदमी जख्मी हो जाता था तो क्या आप उसे छोड़ देते थे, या आप वहाँ पर भी ऐसा ही करते थे? क्या आपके लिए ये जरूरी कभी नहीं हुआ कि या तो वो मर जाए या फिर वो कैद हो जाए? नहीं, शायद उन दिनों भी आप ऐसे ही सोचते थे। माफ कीजिएगा, मुझे इजाजत दें। सुना है तुमने मेरे बेटे को सुधार दिया। और अम्मा जान, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं, अच्छा काम किया है तुमने। पहली बात, किसी और का हक किसी दूसरे को नहीं दो। दूसरी बात, बाज औकात हमसे बड़े भूले से कोई गलती कर रहे होते हैं और छोटे उनके समझने के लिए कोई कदम उठाते हैं। और तीसरी बात ये है कि मर्द लोग बहुत लापरवाह होते हैं। वो समझते हैं कि दुनिया में सब कुछ ठीक है और वो ही इसे चला रहे हैं। कभी कभी हमें ऐसा करना पड़ता है कि उनकी अकल ठिकाने आ जाए। हाँ, वो मजीद भाई की बेगम मेरे घर पर हैं। जाकर आप उनसे कह दें कि पीछे वाले कमरे में जो अलमारी है ना, उसके ऊपर 2 दूध के डिब्बे हैं, जो खाली है वो आपको दे दे। जी जी, अच्छा तो आप रुके, मैं दूध के पैसे लेकर आती हूँ। लेकर आ जाता हूँ, बाद में ले लूंगा। अरे वाह, मिल गया मुझे। हाँ, माफ करिएगा बहन, मेरा दिमाग उस दीवार पर लगी हुई तस्वीर पर था। कितना हसीन जवान था ये लड़का। सनाबाजी का शौहर होगा ना? जी जी। ये लीजिए। हाँ, बहुत शुक्रिया। अच्छा, खुदा हाफिज। कोई कमी बेशी होगी तो पूरी कर दूंगा डॉक्टर। मजीद भाई, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ मंगाना है तो बता दो, शहर जा रहा हूँ, ले आऊंगा। हाँ, वो नहीं जो तुम्हारे दिमाग में, वो नहीं ला सकता। कोई और चीज चाहिए तो ले आऊंगा। फरीदुन साहब, जरा देखो, फरीदुन साहब, जानवरों की तरह भागता हुआ। फरीदुन साहब, क्या है? क्या हुआ? तुम चीख क्यों रहे हो? कोई खजाना मिल गया है क्या? पहचान लिया मैंने उसे फरीद साहब, उनको पहचान लिया। मैंने कहा था ना कि मैं उनको जानता हूँ। पता चल गया कि वो औरत कौन है। मुझे पता चल गया सनाबाजी कौन है। मैं सोच रहा था, मैंने उसे अपनी आंखों से खुद देखा है, मगर मैंने उसे खुद नहीं देखा था। अच्छा, मैं सोच रहा था, फिर अचानक मुझे याद आ गया, मैंने उसे खुद नहीं देखा था, सिर्फ तस्वीर देखी थी। तुम्हारी बकवास खत्म हो गई? बता चुका हूँ कि मैं उस वक्त एक ट्रक ड्राइवर था। उस बयाबान में इतनी मेहनत का काम करते थे। एक जवान था जो हमारे साथ काम करता था। अब वो जवान इस दुनिया में नहीं है। एक दिन वो सब लोगों को जमा करके अपने बीवी बच्चों की तस्वीर दिखा रहा था। इस औरत को उस तस्वीर में देखा था। ये औरत वही सना साहिबा थी। बेवकूफ आदमी, वो खुद भी तो यही कहती है कि उसका शौहर एक एक्सीडेंट में मर गया है। तो क्या तुम्हारे पास अमेरिका से इत्तला आई है? नहीं भाई, वो बता रही है, मगर सारी बात नहीं बता रही है। अलबत्ता मुझे भी सब कुछ मालूम नहीं था।
मैं सोच रहा था ये जवान किसी मजबूरी से उस बयाबान में आया था काम करने के लिए, मगर जब मर गया तो पता चला कि कौन था। वो लड़का बहुत अमीर बाप का बेटा था। फरीदुन साहब, उसका बाप एक करोड़पति आदमी था। उस वक्त मैंने सोचा कि भाई ये औरत यहाँ तो नहीं बताएगी कि इसका ससुर कितना अमीर तरीन आदमी है। मैंने खुद सोचा कि गुलामी, इस औरत का जब इतना पैसों वाला ससुर है तो फिर ये किस लिए यहाँ मुंह उठाकर काम कर रही है। सुबह से रात तक यहाँ बावर्ची खाने में खाना पकाती है, इतनी मेहनत करती है, किस लिए? चंद रुपयों के लिए। जबकि उन बच्चों के दादा इतने पैसे वाले हैं, तो फिर क्यों इन बच्चों के साथ इस मुसीबत में रह रही है, इतनी परेशानी में बच्चों की परवरिश कर रही है। जब मैंने इस बारे में सोचा तो मुझे एक मसला नजर आया। इस सारे मामले में फरीदुन साहब एक बड़ी मुश्किल है इस सारे काम में, बल्कि ये काम तो आखिर पता चल ही गया। गुलामी, मुझे बताओ इसके ससुर का नाम और काम क्या है? जी जनाब, एक मार्केट का मालिक है, नाम उसका हशमत फिरदौस। हशमत फिरदौस? हशमत फिरदौस। क्या कर दिया, क्या करूं अब? मजीद भाई तो मेरे दोस्त हैं, मत घबराएं मजीद भाई। मजीद भाई, जो कुछ भी आपको शहर से चाहिए ले आऊंगा, वो भी जो तुम्हारे दिमाग में है। हाँ? मुझे नहीं मालूम कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया। जो तुमने सुना है समझो कि नहीं सुना। जब तुमने सुन ही लिया है तो अपने होठों को सी दो, बस। ज्यादा दिन नहीं, बस 1-2 दिन। जो काम मैं करना चाहता हूँ वो कर लूँ। अभी भी महसूस करते हो ना मजीद? अगर तुम्हारा मुंह बंद रहा तो कल 5 ग्राम 1 नंबर की खालिस दवा तुम्हारे हाथ में होगी। क्या कहते हो? मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी खुद की मुश्किलों में फंसा हुआ हूँ। मुझे किसी और से क्या लेना है? मैं भी तो यही कह रहा हूँ। तुमको परेशानी में नहीं छोड़ूंगा। हर हफ्ते खालिस दवा लाके तुम्हारे हाथ पे रख दिया करूंगा। जब दवाई इस्तेमाल करोगे सुर्ख हो जाओगे। हाँ, और फिर सब सोचेंगे कि तुम छोड़ चुके हो, और सब तुम्हें वाह वाह और शाबाशी देंगे और तुम्हारी मिसाल भी देंगे। कैसा है? मंजूर है? अरे ठीक है मजीद भाई। अरे क्या बात है मजीद भाई, अब हम 3 लोग हो गए हैं। अब इस औरत और उसके बाप से अच्छी कमाई होगी। गुलामी जी, तुम कह रहे थे उसकी मार्केट है, कौन सी मार्केट है? मगर मुझे फरीदुन साहब उसकी मार्केट का मालूम नहीं है, मगर हाँ वो बहुत मशहूर शख्स है। मैं एहसानमंद हूँ फरद साहब। अरे आपका नौकर हूँ। फरद भाई, सच पूछे तो तकलीफ दे रहा हूँ। मार्केट में पूछें कि कोई शख्स फिरदौस नाम का है? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि कौन सी मार्केट है। सिर्फ ये जानता हूँ कि बहुत मशहूर शख्स है। फरद भाई, हमारे फायदे की बात है। जो हुक्म फरद साहब, मुझे मालूम है वो भी हो जाएगा बहुत जल्दी। देखें, मैं सिर्फ आपके फोन का इंतजार कर रहा हूँ। जितनी जल्दी हो अच्छा होगा। अगर मैं यहाँ नहीं हुआ तो इकबाली यहाँ मौजूद होगा। आप इकबाली को बता देना, आपका गुलाम हूँ। लोमड़ी, क्या हुआ? एक सुराख मिल गया है उस औरत के बारे में। अब जो मैं चाह रहा हूँ वैसा हो जाए तो बड़ा फायदा होगा। तुमने खुश कर दिया। तुम कहाँ आ रहे हो? तुम्हारे साथ। बैठ जाओ टेलीफोन के पास, यहाँ से हिलना भी नहीं। अच्छा, जो आप हुक्म करें।
अंधेरे में क्यों बैठे हो बेटा? बस ऐसे ही बैठा था। तुम जानते हो उसके 2 बच्चे हैं। तो आपको कोई इस बात पर एतराज है? नहीं तो बिल्कुल नहीं। 2 सालों से वो तन्हा है, जिंदगी बहुत परेशानी से गुजार रही है। अच्छा। इस तरह की औरत नहीं है वो कि तुम उसे घर में छोड़ के दूर काम पे चले जाओ। कभी यहाँ काम करो, कभी वहाँ काम पे जाना हो। जब भी तुम्हारा दिल घबराए तुम कुछ वक्त के लिए घर आ गए। इस लड़की को इस तरह रहने की बिल्कुल आदत नहीं है। अगर तुम्हें एक घरेलू बीवी चाहिए तो पहले तुम्हें घर में रहना सीखना पड़ेगा मेरे बच्चे। ये मुझे मालूम है, ये काम तुम्हारे लिए आसान नहीं। देखिए अम्मी, मेरी पहली बीवी के मरने के बाद ये वह पहली लड़की है। अम्मी, अब मेरे बाल भी सफेद हो चुके हैं। चाहता हूं मेरी भी अपनी एक जिंदगी हो, बिल्कुल दूसरे लोगों की तरह। एक जगह हो जिसका नाम घर हो। अब थक चुका हूं। तो फिर अच्छी तरह सोच लो ताकि एक घर बन सके। अभी ना तो जंग हो रही है ना जहाद। अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है कि तुम कह सको कि मैं जा रहा हूँ और जब खुदा चाहेगा तो वापस आ जाऊंगा। तुम अच्छी तरह सोच लो। ये रहे आखिरी 2, सब में छप चुका है। सब में छप चुका है? जी बाबा जान, सब में। गांव के अखबारों का क्या हुआ? बाबा जान, गांव के अखबार? साबिर मेरे बेटे, तुम क्यों हर बात को जो मैं कहता हूँ उसको दोहराते हो? हाँ, गांव के अखबारात। अच्छा बाबा जान, ये सारे अखबार गांव भी जाते हैं? देखो, बहुत सी जगहों के अपने अखबारात होते हैं। कुछ लोगों को गांव में भेज देते। हर अखबार में मेरे ख्याल से जितने उसको खरीदते हैं ये खबर उसमें भी छप जाए। समझे? या फिर अब कुछ और पूछना चाहते हो? जी अच्छा बाबा जान, अब कुछ भी नहीं पूछूंगा। अभी कुछ लोगों को भेज देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आइए। वालेकुम सलाम। आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। इजाजत हो तो मैं अपना काम करके आता हूँ। अब सीधा सवाल पूछूं? अच्छा बताओ मुझे, जिस बात का कहा था उस दिन, सोचा उसके लिए? अच्छा ठीक है, हमें नेक काम के लिए देर नहीं करनी चाहिए। तुम अभी जाकर उसके वालिद से मुलाकात का वक्त ले लो, फिर खाने के बाद वहां चलेंगे उनसे बात करने।
चले जाना वहाँ। जी अच्छा अम्मी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। और आप कैसे हैं? मैं चाहता हूँ कि अगर आज रात कोई मसरूफियात ना हो और अगर कोई तकलीफ ना हो तो मैं अपनी वालदा के साथ खाने के बाद आ जाऊँ, एक साथ चाय पीते हैं। अगर कोई काम है तो फिर किसी और दिन रख लेते हैं। आपके आने से कैसी तकलीफ जनाब, हमारा घर आपका ही है, आप जब चाहें आ सकते हैं। बस फिर जरूर तकलीफ देंगे। अच्छा फिर खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गुलामी जी बोले। कह रहा हूँ ये इंजीनियर भी किन चक्करों में पड़ गया है। शायद ऐसा ही है। गुलामी। हाँ जी। कहीं इंजीनियर अपनी माँ को इस बूढ़े के साथ रिश्ता करवा रहा हो। हाँ? नहीं बोलो ऐसा फरीदुल साहब। इसमें बुराई क्या है गुलामी, अभी बूढ़ा चलता फिरता तो है। हाँ? फरीदुल साहब, अगर वाह खुदा ऐसा हो तो जनाब ये अफसाना बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। बहुत बहुत शुक्रिया सना साहबा। बाबा आप भी लीजिए। बैठ जाओ। खुदा इसे हर खुशी दे और खुदा आपकी भी मुश्किलें आसान करे। आपने अपनी बेटी की बहुत अच्छी तरबियत की है। जब मेरे बेटे ने सना बेटी के बारे में बताया, उसी दिन से बेचैन थी मिलने के लिए, और अब मैं यहाँ आ चुकी हूँ और खुद मैंने देखा। जो मैंने सुना वो हकीकत है। ये आपकी मोहब्बत है मेरी बहन, शर्मिंदा ना करें। ये आपका बड़ापन है। हाजी साहब, हर सलाम का जवाब होता है, हर आने पर जाना होता है, हर हाय में एक हुई होती है। मैंने आपकी बेटी की दिल से तारीफ की, मगर आपने मेरे बेटे के बारे में कुछ नहीं कहा। आपका बेटा भी माशाल्लाह माशाल्लाह किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, हर खूबी इनमें मौजूद है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं खुद बताती हूँ। मेरा बेटा जब जंग पे गया था, इसके बाल बिल्कुल काले थे, लेकिन जब जंग से वापस आया तो कुछ काले थे और कुछ सफेद। जब ये जा रहा था, इसकी बीवी हॉस्पिटल में थी बच्चे की पैदाइश की वजह से, लेकिन ना इसकी बीवी जिंदा रही और ना इसका बच्चा। दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए। जब मेरा बेटा वापस आया तो सिर्फ काम और काम और काम। मैंने इससे कुछ नहीं बोला। कुछ दिन पहले ये मेरे पास आया और कहा, अम्मी मैं दोबारा घर बसाना चाहता हूँ। मैंने सोचा शायद इसका दिल कहीं लग चुका है। मैंने पूछा कहाँ? मैं खुद जाकर देखूं, लेकिन अब जो मैंने आकर देखा तो मुझे इसकी पसंद बहुत पसंद आई। सच कहूं, ये चाय और रात का आना, ये सब एक बहाना है। मैं और मेरा बेटा इसलिए आए हैं ताकि आपकी बेटी का रिश्ता मांग सकें। जो भी आपके रस्मो रिवाज हैं, जो भी है आप बता दें। जहेज, मेहर की रकम जितनी भी चाहिए वो सना बेटी बता दे। और वो दोनों आपके बच्चे पहले मेरे बच्चे हैं और
वो इसके लिए भी बच्चों की तरह हैं। हाजी साहब, हम सीधे लोग हैं, बात सीधी और साफ करते हैं ताकि आप हमें जल्दी जवाब दें। अगर आपकी रस्म रिवाज मुख्तलिफ हैं तो मुझे माफ कीजिएगा। शायद आपको सोचना हो, शायद सना बेटी को सोचना हो। सिर्फ मेरी ख्वाहिश ये है कि अगर मुमकिन हो तो कल शाम तक खबर दे दीजिएगा ताकि मैं दूसरे दिन अपने घर वापस चली जाऊं और घर जाकर घर पे कुछ रंगो रोगन करवा लूं। और जब मेरी बहू घर आए तो वो ये ना बोले कि मेरी सास कैसी औरत है। आपकी इजाजत है, हम चलते हैं। सना बेटी, मेरी चादर लेकर आओ ताकि अब हम तुम लोगों से इजाजत लें। खाएंगे फरीदुन साहब? शुक्रिया। सुनो गुलामी। जी बोलें। मुझे लगता है आज रात बारिश होगी। हाँ, लगता तो है। जानते हैं फरीदुन साहब, आज रात क्या अच्छा लगेगा। लोगों को हमने तकलीफ दी, आप भी आइएगा, आपका अपना घर है। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। लगता है कि ये रात की महफिल खत्म हो गई है फरीदुन साहब। आइए बैठे अम्मी। बहुत जल्द खत्म हो गई है फरीदुन साहब। मैं तो सोच रहा था आधी रात तक बैठेंगे, शेर सुनाएंगे और शेर सुनेंगे इसी तरह। ये कोई महफिल नहीं थी गुलामी, शायद ये रिश्ता लेकर आए थे। नहीं। हाँ भाई, गलत नहीं कह रहा, वरना इंजीनियर अपनी वालदा को यहाँ लेकर क्यों आया है? ऐसा नहीं बोले। सच कह रहा हूँ गुलामी, जिस दिन से वो औरत बावर्ची खाने में आई है और उसने ये काम किया है, इंजीनियर उसी की सपोर्ट कर रहा था। वहाँ हम बेवकूफ़ बने बैठे हुए थे कि इंजीनियर को क्या हो गया है, मगर वो तो इस औरत को दिल दे चुका है। क्या ऐसा हो सकता है फरीदुन साहब? वो इंजीनियर साहब जो इतना बड़ा आदमी है, वो एक खाना पकाने वाली पे आशिक हो गया? मैं नहीं मानता, आप गलत सोच रहे हैं। पहली बात तो ये है गुलामी, ये औरत बावर्ची खाने की हेल्पर नहीं, खुद बावर्ची है। और दूसरी बात गुलामी, आखिर वो देखते ही क्या हैं? सुबह से रात तक उनका दिमाग कहाँ है? लोडर, बिल्डोजर, मजदूरों, अस्तबल और घोड़ों पर। और रात को उनकी तवज्जो सारी हिसाब किताब पर होती, फिर सो जाते। उनको इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता, कुछ नहीं। बावर्ची खाने का सारा काम उन्होंने मेरे सर पे डाल दिया। खुद आजाद, लेकिन जब से वो लड़की वहाँ आई हर काम में टांग अड़ाते हैं। गुलामी, कोई बात है, मेरी खुद की जान की कसम, कोई बात है। अच्छा, अब क्या होगा फरीदुन साहब? अब आगे पता चल ही जाएगा गुलामी। कल परसों ये मालूम हो ही जाएगा कि ये औरत कौन है, क्या है और इसका काम क्या है और इसको क्यों ढूंढ रहे हैं। फिर पता चल जाएगा, फिर इंजीनियर अपनी दोनों आंखें झुकाकर बाहर निकल जाएगा। सो जा बेटी, सो जा, सो जा, सो जा। बच्चे सो गए? जी सो गए। तुम क्या सोच रही हो? मुझे नहीं मालूम। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो इंसान को खुद लेने पड़ते हैं। मैं तुमको नहीं कहूंगा कि तुम क्या करो। मैं नहीं बोलूंगा, जो कुछ भी होगा तुम्हारी सोच और तुम्हारा फैसला होगा। कहते हैं कि हिंदुस्तान में जब कोई लड़की बेवा हो जाती है तो वो शादी नहीं करती और सारी जिंदगी बेवा बनकर गुजारती है, मगर हम ऐसा नहीं करते। यहाँ बेवा दूसरी शादी कर सकती है। उनमें एक फिरका और है, उस फिरके में शौहर के मरने के बाद उसकी बेवा को भी जिंदा जला देते हैं। इस तरह के लोग दुनिया में हर जगह मौजूद हैं, मगर हमारे दीन की बुनियाद इंसानियत है और हमारा दीन इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं देता, चाहे वो खुदकुशी हो, चाहे एहसासात को। शायद तुम कहोगी
कि तुम अभी नई जिंदगी के लिए तैयार नहीं हो। तुम अपनी जगह सही हो और मैं जिद भी नहीं कर रहा, क्योंकि तुम भी एक बेवा हो। तुम समझती हो कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो चुकी है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। कल रात होने से पहले तुम उनको जवाब दे देना। तुम अच्छी तरह सोच लो। आइए जनाब। गुलामी बोले जनाब। पहले जाकर बावर्ची खाने का सामान देना जी, बाद में गोदाम जाकर ये ट्रक खाली करना। अच्छा। फिर लिस्ट लाकर मुझसे साइन करवा लेना जी, कर दो। मैं जाकर जरा मजीद की हालत देखूं, कहीं नशे में आकर वो किसी के सामने कुछ बक ना दे। समझ गया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम फरीदून। सब ठीक है ना? डॉक्टर साहब, आपने जो लिस्ट दी थी उसमें से कुछ चीजें बाकी रह गई हैं। कह रहे थे बाकी चीजें आप खुद आकर ले लें। अच्छा, जरा दिखाइए। आपका बहुत शुक्रिया, मैं खुद जाकर ये ले आऊंगा। तुम नहीं जानते कि ये दवाइयाँ कितने लोगों को नहीं मिल रही हैं। कैसे हो मेरे प्यारे मजीद भाई? अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, हो सकता है 1-2 मिनट में अपने दोस्त से हालचाल मालूम कर लूं। जाइए फरीदून साहब, कोई बात नहीं। वाह, हम मजीद भाई के लिए दुआ करते हैं। सच पूछो तो डॉक्टर का शुक्रिया अदा करो। मजीद भाई, जब तक तुम यहाँ हो 10 रुपए तुम्हें रोजाना मिलेंगे। क्या है, जब तुम ठीक हो जाओगे तो क्या मुझसे लेने नहीं आओगे? मतलब तुम मुझसे दोस्ती नहीं रखना चाहोगे? तुम भी मेरे मजीद भाई बन गए हो। मजीद भाई, हम तुम्हारे दोस्त हैं। जो कुछ भी चाहिए शर्माना मत, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा, कुछ भी। अच्छा मजीद भाई, ये वही ड्रिप है जो फरीदून साहब आपके लिए लेकर आए। अब जरा अपने आस्तीन ऊपर करो। मैं खुद आस्तीन ऊपर कर देता हूँ डॉक्टर। मुझे नहीं पता कि मैं मजीद भाई के साथ ऐसा क्या करूं कि ये हमसे राजी रहें। मुट्ठी बंद करो। हाँ, अब आराम से मुट्ठी खोलो। आराम से खोलो। हाँ, हाथ खोलो। खोलो भाई, डरो मत, आहिस्ता से, ताकि आसानी से नब्ज में चली जाए। ठीक है। नहीं मालूम आज इसको क्या हो गया। अच्छा ठीक है, हाँ इस तरह। फरीदून साहब, मैं जरा एक मरीज को इंजेक्शन लगा कर आता हूँ। आप यहाँ मौजूद हैं ना? जी मैं हूँ। आप जाकर अपना काम कर ले, मैं मजीद भाई के पास हूँ। क्या है, जान निकल गई थी? डरो मत। ये लो, इसको संभालो। 5 ग्राम है, बिल्कुल खालिस असली। ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना वरना होश उड़ जाएंगे। फरीदून साहब, फरीदून साहब, फरीदून साहब। क्या है इकबाली? 1 मिनट यहाँ आए। तुम खुद यहाँ आ जाओ। मैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरहत साहब ने कॉल की थी, आप नहीं थे, मैंने बात कर ली। अच्छा। आपने उनसे कहा था कि उसके बारे में छानबीन करें। अरे वही बात जो आप जानना चाहते थे। इकबाली, आहिस्ता बात मत करो, ये भी हमारी पार्टी का है, अब हमारे ही साथ है। इकबाली, क्या हुआ, उसका पता चल गया? हाँ, उसकी फल की मार्केट है, तेहरान में उसकी बड़ी बात है।
उस पर पैसों की जैसे बारिश होती है फरीदुन साहब। अच्छा छोड़ो, ये सारी बातें तो गुलामी भी जानता है। अच्छा, वो बात जो गुलामी ने नहीं बताई, उसका एक बेटा मर चुका है, उसके 2 बच्चे थे। उसकी बीवी ना तो बच्चों को दे रही है और वो ना तो खुद अपने ससुर के घर जा रही है। रात की तारीकी में अपना सामान लेकर बच्चों को उठाकर गायब हो जाती है। सुन रहे हो मजीद भाई, सुन रहे हो? हम इसे कहते हैं रोटी के साथ मक्खन, मतलब मक्खन और रोटी। सोच रहा हूँ इकबाली, कैसा होगा कि मैं जाके इंजीनियर से बात करूँ, मजीद भाई स्टोर को संभालने जाकर, इसलिए कि एक दिन तो उस बूढ़े आदमी को जाना पड़ेगा, तो उनको स्टोर के लिए एक शख्स की जरूरत तो पड़ेगी। हाँ हाँ भाई, सही बात है। मजीद भाई, साल खत्म नहीं होगा कि एक 0 मीटर गाड़ी तुम्हारे नीचे होगी। आखिरकार इतनी आमदनी हो जाएगी कि तुम अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ कर लोगे। देखा, मैंने कहा था कि अगर हमारे साथ रहोगे तो नुकसान नहीं पहुंचेगा। मजीद भाई, ये जो किस्मत का कबूतर यहाँ आकर बैठ गया है, उससे उड़ने नहीं देना। हाँ इकबाली, यहाँ आओ। जी आया। जी जनाब, मेरे फरीदुन साहब। इकबाली, जल्दी जाओ, गुलामी को आवाज दो और यहाँ लेकर आ जाओ। अच्छा। मुझे उस औरत के ससुर के पास जाना होगा। एक भरा हुआ ब्रीफ केस लेकर आता हूँ। सुनो, एक छोटी थैली मुझे भी दे देना। मैं जा रहा हूँ मजीद खान, कबूतर भूलना नहीं। हाँ, मैं जा रहा हूँ। मजीद, तुम्हारा मुंह बंद है ना? हाँ। ये क्या कह रहे हो? कुछ नहीं फरीदुन साहब, मैं नौकर हूँ आपका, हुक्म का इंतजार है। वहाँ तक, मतलब मार्केट के दरवाजे तक मैं आपको ले जाऊंगा, मगर अंदर नहीं आऊंगा। सिर्फ आप अंदर चले जाइएगा। किस लिए? किसी से तुमको लेना देना है? मुझे लेना देना किसी से नहीं। मखरूज हो? किसी का कुछ लेकर भागे हुए हो? फिरदौस साहब के किसी घर वाले से कोई लड़ाई है? फरीदुन साहब, आप मुझे इस तरह का समझते हैं? नहीं फरीदुन साहब, मैं ऐसा नहीं हूँ। बस फिर क्या मुसीबत है? किस लिए तुम अंदर नहीं चलोगे? कुछ छुपा रहे हो? हकीकत ये है, जानते हैं फरीदुन साहब, मैं काफी वक्त तक इसके बेटे के साथ एक ही जगह काम कर चुका हूँ। कुछ हमारा लड़ाई झगड़ा है। सोच रहा हूँ वो मुझे देखकर कुछ कर ना दे। वैसे भी अपने बेटे के गम में पागल हुआ है, और अचानक पागल हो जाए, कुछ मार दे, शोर शराबा ना करे। मैं नहीं चाहता कुछ ऐसा वैसा हो, और मुझ में इतनी ताकत भी नहीं है। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे लिए कितना पैसा लूं? मैं आपका नौकर हूँ, जो भी आप देंगे गनीमत है। एक मिसाल मशहूर है, जो भी दोस्त से मिले वो अच्छा ही होता है, चाहे वो कुछ भी हो। फरीदुन साहब। क्या है? मैं कह रहा हूँ कि हफ्ते में एक आध दिन जब भी आप चाहें, 1-2 घंटे मुझे छुट्टी दे दें। अच्छा, आपको छुट्टी चाहिए? छुट्टी मुझे नहीं भाई। तो बस फिर किस लिए हफ्ते में 2 घंटे की छुट्टी मांग रहे हो? छुट्टी उसके लिए जो अपना नया दोस्त है। वो हमारा नया दोस्त है, उससे कुछ तो फायदा हो हमसे। हाँ, मुझे छुट्टी दे दिया करें ताकि उसे लाइन पर ला सकूं मैं। जब मैंने देखा फरीदुन साहब, आपने उस लड़के जब मजीद को पकड़ लिया और हर तरफ से उसको अपनी बातों में फंसा लिया और उसको इस काबिल नहीं छोड़ा और उसका मुंह भी बंद कर दिया, आपको मैंने शाबाश दी। मुझे आपसे ऐसी ही उम्मीद थी। हाँ, अगर शैतान भी आपके सामने आ जाए तो मिट्टी पर बैठेगा। आप एक ही हैं, आप सिर्फ एक ही हैं। तेज चलो ताकि छुट्टी होने से पहले फिरदौस साहब के पास पहुंच जाएं। नौकर हूँ आपका।
फरीदुन तो कह रहा था हर हफ्ते ला कर देगा, फिर क्यों मैं खुद पर जुल्म करूं? इलाज के लिए आया हूं, हल यही है कि छोड़ दो। मर तो नहीं जाऊंगा, बस पहले मेरे पांव में ताकत आ जाए। पहले कम लेता हूं। इतनी के बस अपने पांव पर खड़ा हो सकूं। सेबों की पेटियां उठवा कर एक तरफ करवा दो, कल इसका ट्रक आएगा, देर ना हो। सुनो मैं जी साहब, यहाँ पर झाड़ू लगाओ, क्या हाल किया हुआ है? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। मैं हशमत फिरदौस से मिलना चाहता हूँ। जी फरमाइए। एक प्राइवेट काम है उनसे। आपको जो भी प्राइवेट काम है वो आज नहीं हो सकता, बहुत देर हो गई है, अभी वो नहीं मिल सकते। आप कल आ जाना, कल मिल लेंगे। लेकिन सुनिए जनाब, ये काम जरूरी है। मैं बहुत दूर से आया हूँ और मेरे पास आज का ही दिन है, इसमें उन्हीं का फायदा है। मेरे पीछे आ जाओ, जल्दी जल्दी झाड़ू लगाओ। अंदर जाओ। शुक्रिया। मुझसे तुमको काम है? जनाब फिरदौस साहब। मेरा शनाख्ती कार्ड देखोगे क्या? नहीं, मैंने आपकी जियारत कभी की नहीं है ना। अच्छा जब जियारत कर ली तो अपनी फरमाइश बताओ, हमारे जाने का वक्त है। सच पूछे तो सिर्फ एक बात आपसे पूछनी है। अगर जवाब मनफी हुआ तो यहाँ से फौरन चला जाऊंगा। अगर जवाब मुस्बत हुआ तो फिर हम कुछ देर बाद कर लेंगे। बल्दिया के कोई मुलाजिम हो क्या? नहीं। किसी ने भेजा है या फिर यूनियन के नुमाइंदे हो? नहीं। फिर तुम क्या पूछना चाहते हो? पूछने आया हूं कि आप किसी की तलाश में हैं? किसकी तलाश? मसलन किसी गुमशुदा की। देखो, जो ड्रामा तुम मुझसे खेल रहे हो, मैं 40 साल पहले खेलकर बाहर फेंक चुका हूँ। जाओ, मेरे आराम का वक्त है, जाओ यहाँ से। मैं समझा नहीं कि आप क्या कह रहे हैं। समझ गए हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? अगर मैं कहूँगा कि हाँ, तो फिर तुम तमाशा लगाओगे, फाल निकालोगे, हाथ देखोगे, किसी पीर का बताओगे, या वो कोई तावीज दे देगा, या फिर एक आईना पकड़ा दोगे किसी बच्चे के हाथ में कि इसमें देखेगा, या फिर कोई ऐसा मंत्र पढ़ोगे जिससे मैं बेवकूफ बन जाऊं कि मेरी गुमशुदा चीज कहाँ है। इन बेवकूफियों का वक्त अब खत्म हो गया है, पुराना हो गया है, टाइम खत्म हो गया है। दफा हो जाओ बाहर। अगर आप मेरी 1 मिनट बात तो सुने। जाओ, निकल जाओ। आप मुझे इजाजत दें कि मैं अपनी बात कर लूं। कह रहा हूं, बाहर निकल जाओ। नजरें नीची रखो, वरना अभी कहूंगा आकर यहां से तुम्हें धक्के देकर बाहर रोड तक छोड़कर आएंगे। दफा हो जाओ। बेवकूफ लोगों ने अपना धंधा बना लिया है। मैं कोई फाल निकलवाने वाला नहीं हूँ, इसलिए आया था कि बता दूं अगर आप किसी गुमशुदा को तलाश कर रहे हैं तो उसका एड्रेस मेरी जेब में मौजूद है। फिरदौस साहब, अगर आप सना साहिब और उनके बच्चों को ढूंढ रहे हैं तो उनकी चाबी मेरे हाथ में है। सुनो, किसने कहा मैं उसे ढूंढ रहा हूँ? क्या नाम है उसका? सना साहिबा। तुम्हें किसने बताया मुझे उसकी तलाश है? अच्छा,
अगर सना साहिबा आपकी बहू हो तो, और वो 2 बच्चे जो उसके साथ हैं वो बच्चे पोता पोती हों आपके, फिर तो आप तलाश कर रहे होंगे उन्हें। तुम्हें किसने बताया मेरी बहू का नाम सना है? किसी ने नहीं बताया। जहाँ वो काम करती है वहाँ उसने सबको बताया कि उसका नाम सना है। ठीक है बैठो, लेकिन पहले दरवाजा बंद करो। शुरू होने से पहले एक बात बता दूं, मुझसे न कोई मजाक करना और न कोई खेल खेलना। तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि यहां आकर मुझे बेवकूफ बनाकर चले जाओ। बस अगर कोई भी धोखा तुम्हारे काम में हुआ तो समझ लेना उठाकर बाहर फेंक दूंगा। समझ लो कहीं भी मुझे लगा, सुन लो अगर मुझे लगा कि तुम यहाँ आकर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो तो ऐसी बला तुम्हारे सर पर डालूंगा कि तुम्हें 40 गोदामों की बगैर सांस लिए झाड़ू लगानी होगी और गंदा कचरा उठाना होगा। समझ गए? जी जनाब। और अगर तुम सच बोल रहे हो तो कोई बात छुपाना नहीं। नहीं जनाब। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ। पूछिए। ये औरत जिसके तुम बता रहे हो, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वही औरत मेरी बहू है? एक शख्स ने उसकी शिनाख्त की है। किसने? माजरत चाहता हूँ, ये नहीं बता सकता। अलबत्ता वो भी उसे पहचान नहीं पाया था, मगर जब उसने लड़की के घर में उसके शौहर की तस्वीर देखी तो उसे यकीन हो गया कि वो आपकी बहू है। आपकी उसने बहुत तारीफ भी की है। उस वक्त मैंने सोचा, मुझे यकीन नहीं आया कि जिस लड़की का ससुर इतना मेहरबान इंसान हो तो कोई ना कोई तो जरूर ऐसी बात होगी। फिरदौस साहब उस घर को और आप सब लोगों को छोड़कर ये कहाँ आ गई एक जंगल और बियाबान में? जनाबे अली, ये पूरी कहानी थी। ये जगह आखिर है कहाँ? मुझे अफसोस है जनाब। अच्छा, तो तुम ये बताने मुझे यहाँ नहीं आए? क्यों नहीं, यही बताने आया हूँ यहाँ पर। बताने आया हूँ कि उसका पता मुझे मालूम है, मगर मैंने खुद से वादा किया है और जब किसी अच्छे नतीजे पर पहुँचूं, जब कोई मुंह मीठा करने की जगह आए तो फिर आपको उसका पता दूंगा। सुनो, पैसे वैसे चाहिए? आप इसको तोहफे का नाम दे सकते हैं। तोहफा? तोहफे की कोई गिनती है? एक क्या? 1 लाख रुपए और बस। ओह, तुम्हारी तलब बड़ी नहीं, आगे बढ़ तो नहीं जाएगी? जनाब, ये पैसे मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, आपसे लिए हुए पैसे। आपके सामने मैं उस शख्स को दे दूंगा जिसने उनको पहचाना है। एक सिक्का भी अपने लिए नहीं लूंगा। हाँ, मतलब तुम सिर्फ हवा खाओगे, अपने पेट पर पत्थर बांधोगे? इतनी दूर से सिर्फ सवाब कमाने आए हो मेरे गुमशुदा लोगों का बताने? जनाब, मेरा फायदा इसमें कहीं और से है। जिस दिन से ये औरत अपने बाप के साथ वहाँ आई है, मेरा सारा काम बिगाड़ दिया है। उसका बाप? कहती तो यही है। उसका बाप है या नहीं मुझे नहीं मालूम। जनाब, आपके खादिम का नाम फरीदून है। एक फरीदून था और स्टोर रूम, जो दिल करता था हम वहाँ करते थे। जो भी बिल बनाते थे मिल जाता था, कोई भी फरीदून को पूछने वाला नहीं था। मगर जनाब, स्टोर रूम जब से उसके बाप ने संभाला है, अब अगर 30 किलो कील भी लेनी या देनी हो तो एक एक करके गिनता है। समझ रहे हैं? एक एक गिनता है। उसकी निशानी तो यही है। जनाब, ये लोग वहां से किसी तरह हट जाएं तो फिर दोबारा फरीदून के लिए जन्नत बन जाएगी जनाब। आप तो जानते हैं हम मजबूर हैं, इन्हीं चीजों पर राजी रहते हैं। मेरे लिए काफी है। वो लोग कब से वहाँ हैं? कुछ महीने हुए हैं। उसकी बेटी वहाँ क्या करती है? बावर्ची खाने में मदद करती है, मजदूरों के लिए खाना बनाती है। तुम जहाँ का बता रहे हो कैसी जगह है, कहाँ है?
मैंने अब तक हद से ज्यादा बता दिया आपको जनाब। सिर्फ इसलिए बता दिया कि फरीदून की बातों में कहीं भी झूठ शामिल नहीं है, गलत नहीं बोल रहा है। बाकी रह गया है आपकी मोहब्बत और मेहरबानी का काम जनाब। तो क्या करना होगा मुझे? आप मुझे 1 लाख रुपया देंगे और मैं आपकी बहू का एड्रेस आपको दे दूंगा। समझो पैसे मैंने तुम्हें दे दिए, पता भी तुमने मुझे दे दिया और मैं उस पते पे चला गया और फिर वहां जाके देखता हूं कि वो लोग तो मेरे है ही नहीं जो तुम समझ रहे हो। वो लड़की मेरी बहू नहीं है, बच्चे भी मेरे नहीं है। फिर वो पैसे मुझे कौन वापस देगा? देखें फिरदौस साहब, फरीदुन खान ने आज तक हराम लुक्मा हलक से नीचे नहीं उतारा है। अगर ऐसा हुआ तो सारे पैसे उसी वक्त आपको दे दूंगा। बहुत अच्छे। उस वक्त तुम मुझे कहाँ मिलोगे? रकम दोगे या न दोगे वो अलग बात है, लेकिन मेरे अजीज मैं तुम्हें ढूंढूंगा कहाँ? इस तरह बात क्यों घुमा रहे हैं? अच्छा मुझे एक बात पूछने दीजिए फिरदौस साहब। अच्छा मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ, आप भी चले गए, एड्रेस सही था, उस औरत को भी देख लिया, इत्मीनान भी हो गया कि आपकी बहू है। फिर बात आई मेरे तोहफे की, आप वहाँ से वापस आए और मुझे कहें चलो भाई तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तो बताएं उस वक्त मैं फिर क्या करूँगा? लेकिन इस बात में बड़ा फर्क है। क्या फर्क है जनाब? मैं हशमत फिरदौस हूँ। तुमने अपना नाम क्या बताया? फरीदून जनाब। हाँ फरीदून। तो देखो फरीदून, इस कोने से लेकर मार्केट के आखिरी कोने तक, मौलवी के आखिरी कोने से गुमरुक चौरंगी तक, जिससे भी मेरे बारे में पूछोगे तो एक ही जवाब मिलेगा, उसकी जबान, उसका कौल एक ही है। हर वादा मेरे लिए मायने रखता है। आसमान जमीन पर गिर जाए वादे से नहीं फिरता। देखो और अब अपनी सुनो। मैं किससे जाके पूछूंगा कि तुम कौन हो? आप बताएं फिर क्या करें जनाब? हाँ अब की अकल की बात। अब हम तुम्हारे बताए हुए पते पे जाएंगे। वहां जाकर देखा वो लड़की मेरी बहू और वो पोता पोती मेरे हैं। 1 मिनट जाए किए बगैर तुम्हारे हाथ पे 1 लाख रुपए रख दूंगा। और अगर वो मेरे नहीं हुए तो तुम न यहां देखना न वहां देखना, चुपचाप पतली गली पकड़ लेना। समझ गए हो? मुंडी नीचे करके क्या सोच रहे हो? कुछ और है दिमाग में? मंजूर है। हाँ ठीक है। एक बात और है। अब क्या जनाब? मुझे ये सब अगर मगर शायद अभी नहीं जनाब, बाद में बताऊंगा आपको। इन सब बातों से मुझे बहुत चिढ़ है। वो शख्स जिसने मेरी बहू को पहचाना है, तुम उसको कैसे जानते हो? बता चुका हूँ जनाब, वो आपकी बहू को नहीं जानता है, आपके बेटे को पहचानता है। मगर जब उसने उसकी तस्वीर देखी तो समझ गया वो औरत आपकी बहू है। मार्केट में काम करता है क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता। बहुत अच्छे। तो फिर मेरे बेटे को कैसे जानता है? क्योंकि वो दोनों एक साथ काम करते थे, किसी गैराज में जो सामान लाना ले जाना करता था। नाम क्या है? बता दूंगा जनाब। मैंने भी बता दिया। जो सवाल मैं करूं उसका जवाब न मिले मुझे बड़ा बुरा लगता है। नाम क्या है? जनाब बता तो दिया है मैंने। नाम क्या है? बता तो दिया है। गुलामी। इसे तो जेल में होना चाहिए। नहीं भाई, छुट्टियों पर आया था फिर भाग गया। इस बात में भी शक है। हुजूर कैसा शक? जो पैसे मुझसे लोगे, चाहो तो ले जाओ, चाहो माफ कर दो, चाहो तो फाड़ फाड़ कर बाहर किसी गटर में जाकर डाल देना। जो पैसे मुझसे लोगे, जो करना चाहते हो जाकर कर लेना, मगर मुझे इसके बदले में वो बेगैरत इंसान चाहिए। 1 रुपया भी उस बेगैरत को नहीं दूंगा।
बल्कि पकड़ लूंगा, उसके हाथ पांव बांधकर घसीटता हुआ जेल तक ले जाऊंगा। मगर फिरदौस साहब, सच तो ये है कि... सुनो, ऐसा नहीं है। तुम सच के बारे में मुझसे एक बात भी नहीं करो फरीदून। मैं जब किसी को एक बार देखता हूं तो उसको नजरों से नाप लेता हूं कि कितने पानी में है। तुम उन लोगों में से हो जिसको कोई भी फायदा मिल रहा हो तो माँ बाप को भी बेचने को तैयार हो जाओगे, समझे? अब मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूं। कैसी ऑफर जनाब? मैं तुम्हें 1 लाख की जगह 2 लाख दूंगा, वो भी शाम होने से पहले, इसी वक्त और यहीं। मगर एक शर्त है। कैसी शर्त जनाब? गुलामी का मुझसे सौदा कर लो। जेल से भागा हुआ है। ठीक है, इसको लेके चलो। फरीदून, बड़े बेगैरत हो तुम। इंसान का सौदा करने वाले, इंसान बेचने वाले। मैं तुमको देख लूंगा। इंसान बेचने वाले, बता रहा हूँ। सोच रहे हो मुझे इस तरह मत देखो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नीचे आ जाओ। जाओ अपने पैसे उठा लो। सुनो, तुम बता रहे थे कि वहां का कितना रास्ता है? 2 घंटे का जनाब। वो जो तुमने 2 मोड़ कहे थे वो खत्म नहीं हुए अभी तक? खत्म हो गया जनाब। ये आखिरी है। इससे मोड़ेंगे और कंपनी सामने नजर आ जाएगी। चले चले चले। वो हाँ, वो रही कंपनी, वो रही कंपनी।